लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एमसीक्यू बेस ये सीरीज होगी जहां से आप अपना रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हैं। इस सीरीज में हमने दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का समावेश किया है, तो जो कि आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजी फ्लाई में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जरूर जुड़ें। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और आज ये पहली क्लास है, तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हेरोडोटस, एनेक्जेमेंडर, इरेटास्थनीज या हिकेटियस। तो बताइए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हिकेटियस, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। इरेटास्थनीज, हिप्पोकार्स, हिकेटियस या हेरोडोटस। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में जो स्थापित किया है उसका श्रेय किसे दिया जाता है, किस विद्वान को दिया जाता है। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इरेटास्थनीज, इरेटास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। भूगोल के लिए ज्योग्राफिया भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटास्थनीज या एनेक्जिमेंडर। बताइए सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द जो है भूगोल के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, हिकेटियस। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, सॉरी इरेटास्थनीज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, परिभाषा से संबंधित, भूगोल की परिभाषा से संबंधित प्रश्न है ये। क्या है प्रश्न कि ज्योग्राफिया जो है कि शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन है भूगोल वह विज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, ऑप्शन बी है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी है भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की यदि हम बात करें कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की जो परिभाषा है वो आपकी होगी कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था ये बात। ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था ये बात। टोलेमी, कार्न, वॉरेनियस या टेलर। बताइए किसने कही थी ये बात, आपको बताना है। तो ये जो परिभाषा थी, ये जो कथन था, ये वॉरेनियस का था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हम दोस्तों चैप्टर वाइज चीजों को कराने वाले हैं। आज की इस चैप्टर में हम भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र से प्रश्न लिए हमने जो मोस्ट एमसीक्यूज हैं। इसी तरीके से सीरीज दोस्तों निरंतर आगे चलती रहेगी, और जब तक आपका पूरा कंप्लीट भूगोल नहीं हो जाता तब तक हम इस सीरीज को ऐसे ही निरंतर जारी रखेंगे। तो आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप यहाँ पे रिवीजन प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और हम अपनी सीरीज को इसी तरह निरंतर आपके लिए डेली इस सीरीज की एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल बने रहें हमारे साथ। यहाँ पे दोस्तों हम बहुत ही ज्यादा कम टाइम में चीजों को करेंगे अच्छे से, और बिना किसी फालतू बकवास की चीजों को हम करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनसे उस पे हम बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल प्रश्न क्या है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था ये बात।
ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो टोलोमी ने कहा था, या कांट ने कहा था, या वोरेनियस ने कहा था, या हम्बोल्ट ने कहा था? बताइए, भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है, ये बात किसने कही थी? ये आपको से पूछा है। तो आप याद रखना, ये बात कांट ने कही थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, भूगोल भूतल का अध्ययन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भौगोलिक विचारधाराओं में नव नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? फेडरिक रेस्टेल रेज फेडरिक रेडजिल है, फ्रेबे है, ग्रिफिथ टेलर है, या विडाल डी ब्लास है? बताइए, नव नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ये आपसे पूछा है। तो उसका राइट आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, प्रश्न क्या है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? डटन का है, जेम्स हटन का है, डेविश का है, या वॉल्टर पेंग का है? बताइए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किस विद्वान का है? ये आपसे पूछा है। तो आप बताएंगे जेम्स हटन का है। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे आपसे आंसर गलत हो सकते हैं, हो सकता है आपका आंसर ही ना बने, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम आंसर बता रहे हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, इसके बाद गलत ना हो ये कोशिश करिएगा। एक से दो बार वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये वो एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो बार बार परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि स्थल रूप संरचना के, अगला क्या है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? वाल्टर पेंग का, एलसी किंग का, डब्ल्यू एम डेविस का, या पेल्टियर का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन डब्ल्यू एम डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ हम रिवीजन प्रैक्टिस यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, और ये सीरीज आपकी निरंतर जारी रहेगी जब तक कंप्लीट भूगोल नहीं हो जाता। डेली आपको यहाँ पे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें दोस्तों, यदि आप सीरियस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे, आपको यहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ठीक है, ये कथन किसने दिया है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है? ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ऑप्शन ए कार्ल सावर का, ऑप्शन बी है एन जे स्पाइकमैन का, ऑप्शन सी है एच जे मैकिंडर का, या ऑप्शन डी है डी एच हिटलिस का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल सावर का कथन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस को, पेसिल को, पेंग को, या हटन को? बताइए, भू आकृति विज्ञान जियोमोग्राफी ग्रोफोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा पेसिल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चीजें गलत हो रही होंगी, कोई बात नहीं है, आंसर आप तैयार कर लीजिएगा साथ के साथ। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रुको और जाओ नियतिवाद, रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ए जे हर्बर्टसन, जॉर्ज टेथम, हार्टसॉन, या ग्रिफिथ टेलर? बताइए कौन है इसके प्रतिपादक? रुको और जाओ नियतिवाद के विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, ये आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा? ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडाल डी लॉब्लास हैं, हैटनर हैं, जीन ब्रून्स हैं, एच एच बैरोज हैं? बताइए क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे इसका?
यहाँ पे दोस्तों बड़े अजीबोगरीब से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूं ना आपसे, ऐसे ही जब प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो वो छूट ही जाता है। तो इसलिए तैयार कीजिएगा हमारे साथ। इसका राइट आंसर होगा, मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है भूगोल को? एच एच बैरोज है, ठीक है, एच एच बैरोज। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल की बात हो रही है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स है, टोलेमी है, स्ट्रैबो है या थियोफ्रिस्टस है? बताइए गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, थेल्स, ठीक है। अगला प्रश्न, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? फ्रेबे, ब्लास, सैमुअल या जीन ब्रुन्स? चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे ये कथन जो है आपका जीन ब्रून्स का है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बात करें, क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रीजनल ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कार्ल रिटर को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों अब तक ये जो प्रश्न आप देख रहे होंगे आज की इस वीडियो में, वो कहीं ना कहीं दोस्तों सभी प्रश्न जो है वो आपके जन्मदाता से रिलेटेड हैं, भूगोल की परिभाषाओं से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है आज का हमारा, भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र से संबंधित है। इससे जो प्रश्न बनते हैं वो इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं और आगे भी इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप निराश ना हो कि भूगोल में तो ऐसे से, जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज चीजों को आगे बढ़ेंगे तो हाँ आपको लगेगा कि वास्तव में चीजें एक सीरीज से, एक तरफ से, एक सही दिशा में हो रही हैं। अगली वीडियो जो मिलेगी आपको सौरमंडल पे मिलेगी। सौरमंडल से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर ऐसे ही आगे आगे ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर करें ताकि ये और भी लोगों तक यहाँ पे आपके पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? ब्लास को, हम्बोल्ट को, कार्ल रिटर को या जीन ब्रूस को? मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना गया है? तो याद रखेंगे कार्ल रिटर, ठीक है। बात यहाँ पे जब आती है रीजनल ज्योग्राफी और मानव भूगोल की तो कार्ल रिटर इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? ब्लॉस का, हंटिंग का या कु सैमुअल का या हम्बोल्ट का? बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कु सैमुअल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सैमुअल का कथन है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 18 प्रश्न जो संबंधित है भूगोल से। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी हमारे इस चैनल पर। जीके जीएस की क्लासेस हमारे चैनल पर चलती हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं। भूगोल एमसीक्यूज की सीरीज में आज ये क्लास दूसरी है और इस क्लास में हम बात करेंगे सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो इससे पहले जिसने हमारी क्लास फर्स्ट नहीं देखी हो, जिसमें हमने बात की थी भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र की, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास दोस्तों दूसरी शुरू करते हैं, सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजीफ्लाई में। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, कोपरनिकस, जे एल बेयर्ड या केपलर?
एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपको बताना है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सोलर सिस्टम जो है इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कॉपरनिकस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ये प्रश्न है अगला कि सूर्य के चारों घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। बताइए, जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है वो क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड है उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, सौर तारा कहते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह है और उसके चारों परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा उपग्रह कहते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रह है और उसके चार जो छोटा पिंड होता है आकाशीय पिंड, तो उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है पृथ्वी का जो है उपग्रह क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है पृथ्वी का उपग्रह दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं सोलर सिस्टम से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे ग्रहों की गति के नियम की बात की थी केपलर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये आपसे पूछा है। पांचवा प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 8 है, 9 है, 10 है या 11 है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, याद रखेंगे 8 ग्रह हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहीं से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ही अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है शुरू से लेके अंत तक। वीडियो बहुत छोटी होगी लेकिन चीजों को बहुत ही हम जितने भी तरीके के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका सन है और इससे बढ़ती दूरी का जो क्रम है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन बी है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। ऑप्शन सी है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। ऑप्शन डी है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। बताइए सूर्य से बढ़ती दूरी मतलब सूर्य के सबसे पहले पास कौन सा है, फिर उससे धीरे धीरे दूर कौन सा है। तो ये आपको बताना है क्रम कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि सन है, ठीक है, ये सन है मान लीजिए, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बुध है, ठीक है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, ठीक है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, अर्थ है, और फिर मंगल है। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ते हुए क्रम में फिर अरुण वरुण है। ठीक है, तो ये क्रम आप यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताना है आपको पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अब पृथ्वी से बताना है, पहले सूर्य से बात हुई थी, अब पृथ्वी से। ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन बी शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन सी शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। ऑप्शन डी मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। बताइए पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार आपके बताना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। मतलब पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, यहाँ पे आ जाती है, शुक्र के बाद जो है पृथ्वी आती है, तो सबसे जो नजदीक है उसकी शुक्र है। ठीक है, शुक्र है, पृथ्वी की बहन भी इसको कहते हैं।
याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका मंगल है, और फिर बुध है, और फिर बृहस्पति है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये है, इसको याद रखेंगे, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए, मतलब अवरोही का मतलब है पहले बड़ा और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, याद रखेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ, अवरोही घटता हुआ। सबसे पहले बड़ा आएगा इसमें, अवरोही में फिर छोटा। तो कौन सा क्रम है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 4: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। ऑप्शन डी है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहां से देखिए, जो एक दो चीजें तो क्लियर हो जाएंगी, ये पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो ये दो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह की बात आ जाए तो बृहस्पति होता है। ठीक है, बृहस्पति है। सबसे छोटा आपका बुध है, और सबसे नजदीक सूर्य के पास भी बुध है, ये भी आप याद रखेंगे। बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण, और उसके बाद आता है वरुण, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है शुक्र, और फिर आता है मंगल। ठीक है, ये आप क्रम याद रखेंगे। चलिए, भूलना नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन वाले ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। ये आपसे पूछा है कि सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। नौवीं का राइट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल में आपके देखिए, मैं बता दूं, ग्रह की भी बात होती है। ठीक है, ग्रह की भी बात होती है, धूमकेतु की भी बात होती है, और क्षुद्र ग्रह की बात होती है, लेकिन निहारिका की नहीं होती। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, आपका बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, टीचिंग का हो, बैंकिंग का हो, या आपका रेलवे का हो, या एसएससी का हो, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को। यहां से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो आपको, आप पढ़ कहीं से भी रहे हो, ठीक है, मामला जो है आप पढ़ कहीं से भी रहे हो, दिक्कत ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ लेते हैं, थ्योरी को पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रिवीजन की जरूरत होती है। तो ये एमसीक्यूज उस तरीके से यहाँ पे तैयार किए गए हैं कि आपका चैप्टर वाइज, मान लीजिए आपने सोलर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। तो आप इनको, प्रश्न को लगाएं आराम से हमारे साथ, और देखें आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारामंडल क्या है दोस्तों? कोई प्रश्न बचेगा यहाँ से, हालांकि बचेगा नहीं एक भी प्रश्न, क्योंकि चैप्टर वाइज यहाँ पे ये चीजें हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। चलिए, तारामंडल क्या है आपसे पूछ लिया है। देखिए, यदि आपने पढ़ा होगा तारामंडल क्या होता है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। ऑप्शन है ए कि पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति। ऑप्शन बी है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ऑप्शन सी है हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति। ऑप्शन डी है अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। बताइए तारामंडल क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए, परिभाषा से ही विकल्प ये बना है सीडीएस 2019 में। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तारामंडल क्या है?
ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन है 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90 है। बताइए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा 89। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 89। चलिए अगला प्रश्न, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये किस ग्रह पर स्थित है, आपसे पूछा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, किस ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया। तो याद रखेंगे मंगल ग्रह पर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मंगल ग्रह पर ये स्थित है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या आपसे पूछी है, कितनी है। तो याद रखेंगे 4 है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 4 है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, मंगल या शनि। बताइए पार्थिव ग्रहों की संख्या हो गई 4 और पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है आपसे पूछा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ये पार्थिव ग्रह नहीं है शनि। बाकी बुध हुआ, शुक्र हुआ, मंगल हुआ, ये पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। चौथा आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। 6, 5, 4, 3। बताइए बाह्य ग्रह जिसको बोलते हैं या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे 4 है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाह्य ग्रह की बात करें तो 4, या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या की बात करें तो भी 4। अब यहाँ पे बात करें अगले प्रश्न, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है शनि, अरुण, वरुण, मंगल। बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। जो बृहस्पति के सदृश ग्रह हैं 4, उनमें कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मंगल जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है, जो बृहस्पति के कहीं ना कहीं सदृश ग्रह मतलब बृहस्पति के बराबर है, मतलब उनसे उसके जो है आकार में उसके अनुसार है। जैसे कि बृहस्पति के बाद दूसरा नंबर आता है शनि का आकार के अनुसार, उसके बाद अरुण का आता है, उसके बाद वरुण का आता है। ठीक है, इस तरीके से मंगल का तो दूसरे नंबर पे है छोटे की तरफ से बात करें तो। ठीक है, पहले तो सबसे छोटा बुध है, उसके बाद मंगल आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है। ठीक है, ये क्या है मतलब छोटे से बढ़ता क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, या शुक्र और अरुण। बताइए निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं, ये आपसे पूछा है। 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, शुक्र और वरुण। ठीक है, इन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष जो है सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। शुक्र और अणु जो है ये वामाव्रत नहीं घूमते। बाकी पृथ्वी हुआ, शुक्र हुआ, बुध हुआ, अरुण हुआ, वरुण हुआ, ये यहाँ पे घूमते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, या शनि को। यह आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य। ठीक है, सूर्य नहीं होगा तो सौरमंडल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, या अभिनव तारा। बताइए तो विस्फोटित तारा जो कहलाती है वो अभिनव तारा कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है, कौन थे। न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, या आइंस्टीन। बताइए किसने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है।
कौन थे वो वैज्ञानिक? तो कॉपरनिकस थे, याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा उद्देश्य होता है आपका कि कम समय में अधिक तैयारी आपको कराना। तो इस वजह से दोस्तों हम यहाँ पे इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करते हैं, सीधे प्रश्न की बात करते हैं, उसके उत्तर की बात करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि आपका यहाँ पे हमें आपका समय भी बचाना है, डाटा भी आपका बचेगा। जब समय बचेगा तो डाटा बचेगा, सीधी सी बात है। और आप बहुत ही कम समय में अच्छे प्रैक्टिस रिवीजन तैयारी यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, ये आपसे पूछा है। तो सूर्य नहीं है, सीधी सी बात है। चलिए, प्राचीन जो भारतीय थे इसको सूर्य को भी ग्रह मानते थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। बताइए सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, याद रखेंगे हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये दो गैसें हैं सूर्य के संगठन में सहायक। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को दोस्तों हम धीरे धीरे आपके सामने कवर करेंगे चीजों को। चलिए, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सप्ताह मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या स्थल मंडल। बताइए सूर्य के मध्य भाग को याद रखेंगे क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य का मध्य भाग। ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो हम कभी नहीं पढ़ते अच्छे से, कभी नहीं सुनते और एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। आगे बात करें, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या समताप मंडल। देखिए ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपको एक याद, अगला प्रश्न क्या है? देखिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि। सूर्य सदैव किस दिशा से निकलता है? पहले तो ये याद रखना, पूर्व से निकलता है। क्यों निकलता है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन सी है पूर्व में स्थित है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए 25 का क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, पृथ्वी की ये घूमने की जो दिशा है, पूछ लेता है कि पृथ्वी किस दिशा से किस ओर घूमती है, तो याद रखना पश्चिम से। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो इसलिए निकलता है सूर्य पूर्व से। ऑप्शन 26 क्या है प्रश्न नंबर? कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो है सूर्य दिखाई देता है, तो ये कब दिखाई देता है? तो याद रखना 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी। बताइए क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा अपसौर। ठीक है, सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। और अपने अगला प्रश्न क्या है कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी की बात करें, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, उपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अपसौर की बात करें तो अधिकतम और उपसौर की बात करें तो न्यूनतम। चलिए इसको थोड़ा ठीक से भी याद कर लीजिए कि
अधिकतम की बात हो रही है, मतलब देखिए ऐसे शुरू हो रहा है अधिकतम शब्द, तो इसका आंसर भी ऐसे शुरू होगा, अपसौर। ठीक है, जब ये याद हो जाएगा तो न्यूनतम दूरी की तो उपसौर हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम ऊ की आवाज आ रही है यहाँ पे, तो ऊ से ही स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रिक आप तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की दूरी, औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, बृहस्पति तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, प्लूटो तथा सूर्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खगोलीय एकक कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदमीयान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, भूमंडलीय रेखीय क्षेत्र में, या जापान से पूर्व के क्षेत्र में? बताइए क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो दिखाई देता है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? अगला प्रश्न क्या पूछा है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में समर्थ हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य में काला धब्बा क्या है, ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, और ये स्टार वाला प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 71%, 61%, 75% या 54%? देखिए रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट आपसे पूछा है, कितना है? तो आप बता देंगे भैया कितना है। याद रखेंगे 71%, 71% है। ऑप्शन ए यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तारा आपसे पूछा है कौन सा है इसमें से? तो याद रखना सूर्य एक तारा है। ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी चंद्रमा हुआ, ग्रह हुआ, पृथ्वी हुआ, ये क्या है आपके? चंद्रमा आपका देखिए पृथ्वी का उपग्रह है, ये मैंने आपसे पूछा था, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और ये ग्रह हुआ, और शुक्र ये ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, और सूर्य क्या है? तारा है। पहले प्राचीन भारतीय जो थे, प्राचीन भारतीय, वो सूर्य को भी ग्रह मानते थे। ठीक, ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं। तो याद रखेंगे तारा कौन है निम्न में से? सूर्य। चलिए अगला प्रश्न है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, या 1000 डिग्री सेल्सियस? तो सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है, या आप याद रखना 6000 डिग्री सेल्सियस। कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, या ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हीलियम, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर बात की थी कि सूर्य के संगठन में जो गैस है वो कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम होती है बहुतायत मात्रा में। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात आई, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3, 7.3, 9.4 या 10? मतलब 8 मिनट 3 सेकंड, या 7 मिनट 3 सेकंड, 9 मिनट 4 सेकंड, या 10 मिनट? लगभग में यहाँ पे बात हो रही है। बताइए सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखेंगे लगभग 8 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो प्रश्न है दोस्तों, यदि आपने परीक्षाएं दी होंगी तो आपको देखने को मिले होंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न परीक्षाओं में बने हैं,
वो सभी प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। आपकी तैयारी दोस्तों बहुत ही अच्छी यहाँ पे हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस रिवीजन सब कुछ यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाएगा एक ही वीडियो से। चलिए, और डेली आपको एक क्लासेस देखने को मिलेंगी जब तक भूगोल कंप्लीट भूगोल हम यहाँ पे नहीं कर लेते। ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी, तो हमारे साथ जुड़ जाएं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? देखिए घूम फिर के कैसे प्रश्न बनते हैं। तो बुध है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। हमने पहले इसके बारे में बता चुके हैं, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 356, 36 या 88? बुध नक्षत्र की बात हो रही है, तो कितनी होती है दिनों की संख्या? तो याद रखेंगे 88 होती है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न के किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि? बताइए किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, याद रखना बुध है वो ग्रह, ठीक है। चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, मतलब जैसे कि अब ये होता नहीं है कि ढक जाता है, फिर छोटा, फिर बड़ा, उससे फिर बड़ा, फिर गोल दिखने लगता है चंद्रमा। इसी तरह जो कलाएं होती हैं वो बुध में भी होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मंगल तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, बुध तथा शुक्र, वरुण तथा प्लूटो? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बुध तथा शुक्र जो है ये उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे बुध तथा शुक्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? मतलब सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाएगा? तो सीधी सी बात है, जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो ही तो लगाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, बुध सबसे नजदीक है। और सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि? बताइए क्या होगा। तो फिर से देखिए, घुमा फिरा के तो पूछा गया प्रश्न है कि कम समय में कौन चक्कर लगाता है? बुध और शुक्र। और सीधी सी बात है, जो कम समय में लगाएगा तो सबसे तीव्र समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा? बुध लगाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न बनते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध की, शुक्र की, मंगल की या बृहस्पति की? बताना है आपको। तो फिर से प्रश्न वही है, कंफ्यूज करने वाला उत्तर वही होगा, ठीक है। सबसे तेज गति तो यही है ना। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो, शनि? अक्षीय झुकाव की बात हो रही है, किसका सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे बुध का अधिक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल या वरुण? तो हमने अभी बात की थी, चंद्रमा के समान कौन दिखाई देता है? तो बुध दिखाई देता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र या यम? बताइए। 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को, ठीक है, पृथ्वी की बहन। तो पृथ्वी के लगभग जितना बड़ा है शुक्र, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन? देखिए वही पूछ लिया जो मैं कह रहा था, किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे शुक्र को कहा जाता है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सौरमंडल से प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं, लगभग 200 प्रश्न हैं। 48 प्रश्न हमने आज की वीडियो में कर लिए हैं, तो इसके 2 और पार्ट आएंगे, 2 से 3 पार्ट, उसको कंप्लीट सोलर सिस्टम को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ आने वाले सभी वीडियोस के लिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिप्लाई में। तो दोस्तों आज भूगोल MCQs की सीरीज में ये क्लास 3 है, जिसमें हम बात करेंगे सौरमंडल के प्रश्नों के बारे में। जहां पे पहला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 49, और प्रश्न क्या है
कि किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। इतने शानदार प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे इस क्लास की दोस्तों। तो चैनल पर जो भी भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करेंगे कि किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। ये पूछा है। ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बुध है। बताइए शाम का तारा इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन बी। दोस्तों जितने भी भाई बहन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट भूगोल की एमसीक्यूज की सीरीज में कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज, जिसमें आप यहाँ पे सौरमंडल से जो प्रश्न बनते हैं उन सभी को करेंगे और लगभग 203 प्रश्न एमसीक्यूज के हम यहाँ पे करने वाले हैं। और इसी तरीके से जो भी अन्य चैप्टर हैं भूगोल के, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुआ, आपका अक्षांश व देशांतर रेखा हुआ, उन सभी के एमसीक्यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आप सभी एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी हेल्पफुल साबित होगी। चलिए अगला प्रश्न कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र है, ऑप्शन डी बुध है। बताना है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आप कहेंगे शुक्र दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। शाम का तारा या सबसे चमकीला ग्रह या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन से हैं। ऑप्शन ए है बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी बुध तथा मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र तथा बुध, ऑप्शन डी है बुध तथा बृहस्पति। बताइए सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं, ये आपसे पूछा है। यदि आपको क्रम वगैरह इनका पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। चलिए बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे सूर्य और पृथ्वी के निकटतम जो ग्रह हैं वो बुध तथा शुक्र हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। बताइए जो यूरोपवासी थे वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे यूरोपवासी जो थे वो शुक्र की पूजा, शुक्र ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते थे। याद रखेंगे शुक्र ग्रह की पूजा। चलिए तड़ेपन का आंसर करना है आपको। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। बुध है, मंगल है, शुक्र है या आपका पृथ्वी है। बताइए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर। साथ के साथ दोस्तों कमेंट करते रहिएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, जितने भी प्रश्न है दोस्तों ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप अच्छे से इनको कवर करते हैं हमारे साथ, आपका रिवीजन, आपके प्रैक्टिस यहीं से आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप कहीं से भी ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे दोस्तों अपने प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है आपसे पूछा है। ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी बृहस्पति। बताइए पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, ये आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आप कहेंगे पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, शुक्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक को भौर का तारा के नाम से जाना जाता है। बुध को, शुक्र को, मंगल को या शनि को। बताइए 55 का राइट आंसर। भौर का तारा, इवनिंग स्टार, शाम का तारा, ठीक है, या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। तो याद रखना है शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बार बार दोस्तों रिपीट होता है प्रश्न, इसको आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। देखिए आपने आज तक ये प्रश्न हो सकता है ना पढ़ा हो,
इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे शुक्र दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, शुक्र। सौंदर्य का देवता, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, ये सब क्या है, सबसे चमकीला तारा, ये सब क्या है, शुक्र इसका राइट आंसर है इन सभी प्रश्नों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा क्या है, एक ग्रह का, एक पुच्छल तारा, एक ब्लैक होल या एक मृत प्राय तारा। बताइए दोस्तों क्या हो है सुपरनोवा, व्हाट इज सुपरनोवा। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा एक मृत प्राय तारा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए जल्द से जल्द हम वीडियोस ला सकें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पेरी ने, एम्सडेन ने या तस्मान ने या जॉन कैबॉट ने। बताइए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी दोस्तों। यहाँ पे हम दोस्तों आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। आपको हम ये समझ लीजिएगा, आपकी तैयारी में 4 चांद हम यहाँ पे लगाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अच्छे से देखना है। एक एक वीडियो दोस्तों बहुत मेहनत से हम यहाँ पे बनाते हैं आपके लिए, तो वीडियो को प्लीज शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए बताइए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा है। विकल्प आपके सामने है। उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता कौन है, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, रॉबर्ट पियरी। चलिए अगला प्रश्न। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मैगलन था, अमेरिगो वेस्पुची था या पियरी था या एम्स एम्स एम्डसेन थे। बताइए साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों अटकने वाला जो विकल्प है ऑप्शन डी, एम्स्टर्डेन। ठीक है, एम्स्टर्डेन थे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, चंद्रमा है, शुक्र है या सूर्य है। बताइए पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, ये आपसे पूछा है। राइट आंसर इसको आपको बताना है। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, चंद्रमा है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, चतुष्फलक से, विषुवत रेखा से, नारंगी से या लधवक्ष गोलाभ से। बताइए पृथ्वी की जो आकृति है वो सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, आपसे पूछा है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा लधवक्ष गोलाभ से, ऑप्शन डी। ठीक है, लधवक्ष गोलाभ से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है, 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे 1 डिग्री प्रतिदिन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसी लग रही है क्लास दोस्तों, एक बार लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरीज को हम दोस्तों कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए, बस आपका सपोर्ट हमें यहाँ पे चाहिए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपकी तैयारी के लिए ही दोस्तों हम यहाँ पे ये वीडियोस लाते हैं, जिससे आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति पता चल जाएगी, किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ताकि आप अच्छे से और प्रिपेयर हो सकें। चलिए अगला प्रश्न कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होती है, या न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। बताइए जो सूर्य के चारों पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है वो कैसी रहती है, ये आपसे पूछा है। क्या होगा इसका राइट आंसर कि पृथ्वी के जो परिभ्रमण की चाल है वो अधिकतम होती है जब सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, पृथ्वी। चलिए तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति क्या है, 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट या 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। बताइए पृथ्वी के परिभ्रमण की गति क्या है, ये आपसे पूछा है और आप इसका राइट आंसर देंगे 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन ए। याद रखेंगे
वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 25 किलोमीटर, सॉरी 25,000 किलोमीटर, लगभग 20,000 किलोमीटर, या 12,800 किलोमीटर, या 6400 किलोमीटर। बताइए भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? ये लगभग में आपसे पूछा है, बताइए कितना है? तो आप कहेंगे 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मार्च, जुलाई, सितंबर या जनवरी? बताइए सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, ये आपसे पूछा है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे जुलाई महीने में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, जुलाई महीने में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर या मार्च में? बताइए पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो होती है वो किस महीने में होती है, ये आपसे पूछा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जनवरी महीने में होती है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ठीक है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की अपेक्षा पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है? तो इसका राइट आंसर होगा जो पृथ्वी की गति है। एक तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि पृथ्वी की गति किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इसका राइट आंसर यही होगा कि तारे पूर्व से पश्चिम दिशा में ज्यादा दिखते हैं। इसका कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। ऑप्शन है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन बी पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। ऑप्शन डी ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो आप कहेंगे कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, या पूर्व से पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर? बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अभी इसकी हमने चर्चा की थी, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है हमें। चलिए अगला प्रश्न, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? बताइए आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पांचवा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को, शनि को, मंगल को, या शुक्र को? बताइए वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी को कहते हैं, याद रखेंगे। पृथ्वी स्थित है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका आंसर देने में। बताइए पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य है, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य है, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य है, या बुध एवं शुक्र के मध्य है? बताइए पृथ्वी स्थित है किसके मध्य स्थित है? तो आप कहेंगे शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, या 3 जनवरी को? बताइए किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है, आपसे पूछा है। तो अब सौर की जो स्थिति बनती है वो जनवरी में बनती है, तो 3 जनवरी को सबसे निकटतम होती है, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 सितंबर को, 22 दिसंबर को, या 4 जुलाई को? बताइए अधिकतम दूरी पर कब होगी? तो 4 जुलाई को होगी, ठीक है, 4 जुलाई। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 4 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, ये आपसे पूछा है। 365, लगभग 365.12 दिन, 365.25 दिन,
365.50 दिन, 365.75 दिन में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में। तो इसका राइट आंसर होगा 365.25 दिन, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। बताइए एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। बताइए कौन सा है। तो आप याद रखेंगे चंद्रमा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, दिन व रात होने का कारण क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों पृथ्वी का परिभ्रमण। बताइए 78 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। दिन रात कब होते हैं पृथ्वी पर, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, यह आपको बताना है कितने सेकंड में। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष या 42 वर्ष। बताइए 79 का राइट आंसर होगा 4.2 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये पूछ लिया है आपसे। 107.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 100 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो आप याद रखना 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। 24 घंटे, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। बताइए अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो याद रखना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या ध्रुवों पर। बताइए पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है। तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह स्थिति जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है। बताइए इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है। तो आप कहेंगे जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोलते हैं दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। 21 जून को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को या 22 दिसंबर को। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो याद रखना 22 दिसंबर को होता है, ठीक है, 22 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न कि भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना होता है। 90 डिग्री, 23, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या 66, 66.5 डिग्री। बताइए भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना होता है। तो याद रखना 66.5 डिग्री होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों अगली वीडियो में। और सौर मंडल की ये सीरीज, एमसीक्यूज की ये सीरीज दोस्तों इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी जब तक ज्योग्राफी यहाँ पे हम कंप्लीट नहीं कर लेते, चाहे वो विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल। ये सीरीज आपकी ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल सके। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। तो भूगोल एमसीक्यूज की आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 86 से। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल का जो टॉपिक है उसके एमसीक्यूज यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे 86वें एमसीक्यूज से हम स्टार्ट करेंगे। तो
चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बहुत ही कम समय में दोस्तों हम चीजों को कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे अपना रिवीजन और प्रैक्टिस हमारे साथ करिएगा। चलिए, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? पहला प्रश्न आपके सामने है, 0, 1, 2, 8। बताइए पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या बता दीजिए कितनी होती है? तो आप कहेंगे एक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक बात करें कौन सा? चंद्रमा। ठीक है, याद रखेंगे एक होती है। अगला प्रश्न है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। बताइए 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। बताइए 87 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी 24 घंटे। दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सभी को शुभकामनाएं, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी दशहरे के शुभ अवसर पर दोस्तों क्लास में बने रहे बहुत अच्छे से, अच्छे मूड के साथ दोस्तों, क्योंकि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन है। चलिए 88वां प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बता दीजिए। यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? 88 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित है तो आप कहेंगे शुक्र है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं, ये जितने भी प्रश्न एमसीक्यूज हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन सभी का समावेश सीक्वेंस वाइज हमने यहाँ पे लिया है और एक एक टॉपिक आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। और ये क्लास आपकी यहाँ पे 4th क्लास है, ये समझ लीजिए 4थी क्लास है हमारी भूगोल एमसीक्यूज की। कंप्लीट एमसीक्यूज हम यहाँ पे कराने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाएं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी या पीसीएस की, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होंगी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से 3rd क्रम में कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या मंगल है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। यदि आपने भूगोल पढ़ा है तो दोस्तों अपने आप को परखिए, यहाँ पे कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं इस चीज को देखिए। चलिए बताइए क्या होगा 89 का आंसर? तो आप कहेंगे 3rd नंबर पर दूरी के हिसाब से पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 23.5, 66.5, 90 डिग्री या 0 डिग्री? बताइए पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? प्रश्न ये है, ऑप्शन आपके सामने है, तो आप कहेंगे 66.5 डिग्री। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? निम्न में से किन तिथियों में सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? वर्ष भर 23 सितंबर, 21 मार्च या 21 मार्च तथा 23 सितंबर को? बताइए 91 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। याद रखेंगे इन तिथियों को, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं 92 प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ये आपको बताना है। ऐसे ऐसे प्रश्न जब दोस्तों आपके सामने एग्जाम में आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर यहाँ पे हम कर लेंगे यदि आप हमारे साथ बने रहे वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से। दोस्तों बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अच्छे से बैठ जाइएगा। 15 से 20 मिनट के लिए आपको बैठना है सिर्फ डेली हमारे साथ, और भूगोल को हम कंप्लीट आपको तैयार करा देंगे। चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सूर्य होगा। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है? सूर्य है। इन 4 ऑप्शन में से ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुब्धक में से देखिए आईएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आईएएस लेवल तक के एमसीक्यूज का समावेश है इस वीडियो में। तो एक एक प्रश्न ये कह लीजिएगा कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज हल्के में मत लीजिएगा।
यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनि, कोपरनिकस। बताइए किसने सबसे पहले यह प्रतिपादित कर दिया कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये किसने कह दिया था? तो कोपरनिकस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, स्टार वाले प्रश्न है ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर और कर्क रेखा पर। बताइए जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें जो है वो कहां पड़ती हैं? ये आपसे पूछा है। 94 का राइट आंसर आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। और यहां पे हमने अभी बात की थी, क्या बात की थी कि सीधी रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें किस अवधि को पड़ती हैं, ये हमने अभी बात की थी। तो याद रखेंगे कब 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 पड़ती हैं। एक तो पड़ती है आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को आप याद रखेंगे। चलिए 95 प्रश्न। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला होगा, लाल होगा, सफेद होगा, काला होगा? बताइए यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को यदि हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला, लाल, सफेद, काला? बताइए, इमेजिन करिए आप, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काला होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपको प्रश्न हमारे पसंद आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए दोस्तों हम सदा इसी तरीके से यहाँ पे सीरीज को रेगुलर कंटिन्यू कर सके। चौथी क्लास है इस सीरीज की, यहाँ पे ये भूगोल एमसीक्यूज की। तो हमारे साथ दोस्तों आप जुड़ जाइएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। और आपके लिए दोस्तों हम सदैव आपके शिक्षा के लिए समर्पित हैं। डिजिफ्लाई चैनल इसी के लिए जाना जाता है दोस्तों, कम समय में बेहतर तैयारी, बेहतर कंटेंट के साथ। चलिए अगला प्रश्न 96। पृथ्वी की परिधि है लगभग कितनी? ऑप्शन है 40,232 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 20,032 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 30,052 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 40,032 किलोमीटर। बताइए पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये आपसे पूछ लिया है। 96 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा? तो आप कहेंगे 40,032 किलोमीटर। बिहार बीएड परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है प्रश्न। 97 का प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? सबसे लंबा दिन होता है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में पूछा है? 21 जून, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च? बताइए 97 का राइट आंसर आप कहेंगे 21 जून को होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर? बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ पे 22 दिसंबर को। तो ठीक है, जब बात आए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। ठीक है, सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध की यहाँ बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 99वां प्रश्न, 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है आपसे पूछ लिया है। तो आप बताएंगे सर जी 9 माह। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध? बताइए औसत घनत्व सबसे अधिक किसका है? तो आप कहेंगे सर बुध का है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जल्दी से दोस्तों यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। हालांकि इतने कम समय में आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने मन में तो आप सोच सकते हैं ना, एक दो प्रश्न की तो कमेंट कर ही सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ताकि हमें पता चले कि आप कहां तक वीडियो को देख पा रहे हैं। क्योंकि आप वीडियो को देखते नहीं है और फिर कहते हैं कि अरे तैयारी नहीं हो रही, हमारी तैयारी नहीं हो रही, क्या करें? यदि आप वीडियो को अंत तक देखोगे ही नहीं, यदि आपके पास 20 मिनट ही नहीं है किसी चीज को देखने के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सिलेक्शन ले पाओगे एग्जाम में? ठीक है, और ये तो आपकी प्रैक्टिस सेशन है, एक तरीके से समझ लीजिएगा। रिवीजन भी होगा आपका यहाँ से कंप्लीट और प्रैक्टिस भी होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना आपका धर्म कह लीजिए या आपका कर्तव्य कह लीजिए या दायित्व कह लीजिए, ये सब आपका बनता है दोस्तों। क्योंकि आपने भरोसा दिलाया है किसी को, आप पे किसी को विश्वास है, आपके घर वालों के प्रति आपका विश्वास है कि हमारा बेटा या बेटी एक ना एक दिन कुछ करेगा, कुछ बनेगा और हमारे लिए हमारे सपनों को साकार करेगा, अपने सपनों को साकार करेगा। तो इस वजह से दोस्तों 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं अपने प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या एरिस्टासनिस? बताइए किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ये किसने किया था ये काम? तो बताइए। तो आप याद रखना एरिस्टासनिस थे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वो उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? बताइए कितना कम है? तो आप कहेंगे सर जी 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 103वां प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर या 12,600 किलोमीटर? बताइए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 103 का राइट आंसर होगा 12,750 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, घूर्णन, कक्षा या इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो याद रखना घूर्णन कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक अक्ष पर घूमने को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, डबल स्टार वाला प्रश्न है। बताइए पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति होती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 106वां प्रश्न की पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनांत अयनांत और दक्षिण अयनांत, अपसौर या उपसौर? बताइए पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो आप याद रखना दोस्तों, याद रखना आप, अपसौर के दौरान होती है और सबसे कम दूरी उपसौर के दौरान होती है। सबसे कम की बात आए तो उपसौर, और सबसे अधिक की बात आए पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। ठीक है, यह घटना अपसौर कहलाती है और सबसे कम दूरी वाली घटना उपसौर कहलाती है। ठीक है, दोनों चीजें यहां पे आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों यहां पे हैं कि मैं कह रहा हूं कि भूगोल यदि आप यहां से पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आपने कहीं से थ्योरी पढ़ा, कहीं से भी आपने भूगोल पढ़ी है और हमारे साथ यहाँ पे आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर लेते हैं आप, तो आप भूगोल में पूरे से पूरे नंबर कर ले जाओगे बहुत आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं? पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य के चार पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी का अक्ष से 66.5 आनंद है, उपयुक्त बी और सी दोनों? बताइए 107 का राइट आंसर, सूर्य के चारों पृथ्वी का परिक्रमण, इसके कारण ही ऋतुएं होती है। ठीक है, ऋतुएं जो होती है सूर्य के चारों पृथ्वी का परिक्रमण। प्रश्न नंबर अगला है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? अरुण तथा मंगल, शुक्र और मंगल, वरुण तथा शुक्र, वरुण और मंगल। बताइए पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? बताइए कौन सा होगा सही राइट आंसर, क्या होगा सही विकल्प, कौन सा होगा? तो शुक्र और मंगल सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, कोई भी वैसे ही पूछ लेता है कि किसने कहा था पहली बार कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल, स्ट्रैबो, कोपर्निकस या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसने कहा था? तो आप कहेंगे अरिस्टोटल ने कहा था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 110वां, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वक्रीय। पृथ्वी की धुरी कैसी है? याद रखना कैसी है, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी की धुरी कैसी है बताइए भाई लोग? झुकी हुई है। ठीक है, झुकी हुई, ऑप्शन ए। कितने? 66.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आप कहेंगे मंगल पर पाया जाता है वायुमंडल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। लाल रंग के ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? आप बता दीजिएगा जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे बहुत आसानी से इसका राइट आंसर मंगल होगा, लाल ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह पृथ्वी। ठीक है, चलिए हरा ग्रह कौन सा होता है ये आपको कमेंट करके बताना है हमें। हरा ग्रह
के नाम से किसको जाना जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। यदि आप यहाँ तक आ रहे, यदि आप कमेंट में इसका आंसर दोगे तो मैं समझ लूंगा कि आप यहाँ तक आए हैं वीडियो को देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113वां प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण, वरुण, मंगल, बृहस्पति। बताइए किस पर संभव है? आप कहेंगे जहां पर वायुमंडल है, ऑप्शन सी मंगल पर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि। बताइए 114 का राइट आंसर, आप कहेंगे मंगल। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? मीर, एडवेंचर, रोहिणी या पाथ फाइंडर। बताइए 115 का राइट आंसर बताइएगा, तो आप कहेंगे पाथ फाइंडर। ठीक है, ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 116वां, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा, चंद्रमा। देखिए घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है, लेकिन राइट आंसर तो मंगल ही होगा ना, ऑप्शन बी। हम इस प्रश्न को कर चुके हैं ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान का झुकाव के तुल्य है। यूरेनस के विषय में, शनि के विषय में, नेपच्यून के विषय में, मंगल के विषय में। बताइए 170 का राइट आंसर होगा मंगल के विषय में। आईएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डिमोस, लेडा, फार्डेलिया। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? 118वां का राइट आंसर होगा डिमोस। ठीक है, ऑप्शन बी। और ये किसका उपग्रह है, आपको कमेंट करके बताना है। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। बताइए कौन सा दिखाई देता है? मंगल ग्रह। यहाँ पे राइट आंसर होगा लाल ग्रह। ठीक है। 120वां प्रश्न, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह की यदि हम बात करें तो कौन सा है? बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? बृहस्पति, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? गैस, तरल पदार्थ, अशांत बादल या भूमि। बताइए 121 का राइट आंसर अशांत बादल के सूचक हैं लाल धब्बे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि। बताइए किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो आप कहेंगे बृहस्पति के लिए भेजा था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 123वां प्रश्न, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। मैगलन अभियान की जब बात होती है तो वो संबंधित है दोस्तों बृहस्पति से, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बात करें, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। बताइए किस ग्रह से? तो बृहस्पति से टकराया था, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। बताइए सूर्य के गिर्द परिक्रमा निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? राइट आंसर क्या होगा? तो बृहस्पति होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा बृहस्पति। तो दोस्तों कैसी लगी दोस्तों क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस के लिए। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,